अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रेखाओं को देखकर ये बता सकते हैं कि उन रेखाओं के कितने हल होंगे, एक, बहुत सारे या कोई हल नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या रेखाओं के जो हल होंगे वो संगत होंगे, असंगत होंगे, कितने होंगे, तो वो भी आप देखकर आज के वीडियो के बाद आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले इससे जो पहले वाला वीडियो जो मैंने इस पर बताया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको मैं दोबारा से इस प्रश्नावली का जो नाम है उस नाम को और ज़्यादा आपको विस्तार से एक बार और बता देता हूं, ताकि जो पहले वाला वीडियो है उससे आपका नाम जो है और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए। तो देखो, दो चर, सबसे पहले हमें इस नाम का मतलब समझना पड़ेगा। दो चर यानी कि ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो। चर किसे कहते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी कि जो कि क्या हो, वेरिएबल हो, यानी समीकरण को हल करने के बाद उत्तर कुछ और आता है, फिर दूसरे समीकरण को हल करते हैं तो उसका उत्तर कुछ और आता है, यानी कि उत्तर बदलता रहता है। कहने का मतलब देखो आसान भाषा में कि जैसे ए, बी, सी, एक्स, टी, यू, पी, ये क्या है? सारे चर। क्योंकि हमें ध्यान नहीं है कि इनका उत्तर क्या आएगा, कितना आएगा, ठीक है, इनका मान क्या है, इनकी क्या इसका संख्या है, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम अचर किसे कहते हैं? ये हो गया चर, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, माइनस का 8 हो गया, 1/2 हो गया, 3 माइनस का 3/4 हो गया। तो ये क्या है? अचर। तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले कि आखिर इस एक एक शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो चर आपको मालूम हो गया, क्योंकि ये क्या, वेरिएबल है, मतलब इनके मान बदलते रहते हैं, हमें निश्चित नहीं मालूम, हमें पक्का भरोसा नहीं है कि क्या है चर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि सर ये 5 है और 5 ही रहेगा, पहले भी 5 था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये 7 है, ये 3 है, ये 13, ये माइनस का 8, ये 1/2, ये माइनस का 3/4। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए पहले कि चर किसे कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही, ये चर होते हैं और ये अचर पद होते हैं, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्न में से चर बताइए, निम्न में से अचर बताइए, इस समीकरण में से अचर बहुपद कौन सा है या अचर पद कौन सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या सीख लिया। अब यहाँ पर क्या है? दो चर। तो कहने का मतलब इस प्रश्नावली में हमारे पास दो चर आएंगे। कैसे आएंगे? कहने का मतलब वो ए बी के रूप में आ सकता है, वो एक्स और वाई के रूप में आ सकता है, वो पी और क्यू के रूप में आ सकता है, वो आपके और जैसे मान के चलो एस और टी के रूप में भी आ सकता है और आएगा, यानी कि इसने पूरी प्रश्नावली आएगा। कहने का मतलब ये दो चर हो गए, ए बी एक्स वाई पी क्यू, ये सारे क्या है आपके? दो चर। तो यहाँ पर अपन ये दो चर का मतलब जो है वो हम समझ चुके हैं किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चर था, यहाँ पर ये दो चर, तो चर सीख लिया और इसके बाद हमने दो चर का मतलब भी सीख लिया। अब आगे क्या है? वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? रेखिक मतलब ऐसे समीकरण जिनकी घात एक हो। क्या हो? एक हो। जैसे कि मान के चलो मैं ले लेता हूँ कुछ भी, दो चर वाले 3x + 5y + 3 = 0। और आपके अब यहाँ पर देखो इसकी घात कितनी है? किसी भी संख्या की घात जब तक नहीं हो तो उसका मतलब होता है एक घात। तो यहाँ पर इसकी एक घात है, इसकी भी एक घात है, समझ गए। अगर आप इस 3 की घात की बात करो तो इस पर भी एक घात है और इस पर भी एक घात है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा और भाग देने पर उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता। वैसे ही किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम एक घात लगाते हैं तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो हर संख्या जिसके ऊपर घात नहीं लगी है उस पर आप एक लगा सकते हैं और एक है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया रेखिक समीकरण। अब ये बात है रेखिक, क्योंकि इस प्रश्नावली में ऐसे समीकरणों की बात करी जाएगी जिसमें एक घात लगी है, यानी कि एक समीकरण, ठीक है, रेखिक समीकरण। जैसे कि रेखिक समीकरण आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। 8th क्लास में कैसे समीकरण आते थे? ऐसे आते, 3x + 8 = 0। तो 8 को आप वापस लेकर जाओगे तो उधर क्या, प्लस की संख्या उधर जाके माइनस की हो जाएगी। और यहाँ पर ये 3 दोनों गुण, ये 3 और x गुणा है तो ये गुणा वाली संख्या बराबर के उधर जाके किस में जाती थी? भाग में। तो x का मान कितना आता था? -8/3। तो ये रेखिक समीकरण, ठीक है, समीकरण। अब यहाँ पर आपने क्या सीख लिया? रेखिक का मतलब भी सीख लिया। अब बात आती है समीकरण। तो देखो
बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। समीकरण में हम क्या करते हैं, बहुपद में क्या होता है, सिर्फ ये इतना रहता है, ठीक है। समीकरण का मतलब हो गया कि उसको सॉल्व करने के बाद में कुछ ना कुछ मान आएगा, क्या, कुछ ना कुछ मान। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये 3 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बदल सकते हैं। इसको आगे जैसे अपन आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये कैसे हो जाएगा, 3x + y बराबर -3, क्योंकि प्लस की संख्या है, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन ने क्या सीख लिया कि समीकरण यानी कि जब बराबर के दोनों तरफ कोई हो, संख्या हो, या बराबर 0 हो या 1 हो या कोई भी अचर पद हो, तो उससे क्या कहते हैं, समीकरण। अब क्या आता है बात, युग्म। सर ये युग्म किसे कहते हैं, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा का मतलब ये हो गया कि इस पूरी प्रश्नावली में हमें 2 समीकरण मिलेंगे। कैसे, 2 समीकरण मिलेंगे, यानी जोड़े के रूप में समीकरण मिलेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको और समझा देता हूँ, देखो, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा, चर किसे कहते हैं, 2 चर वाले किसे कहते हैं, रेखिक किसे कहते हैं, समीकरण सीख लिया। और अब अपन आगे देखेंगे क्या, रेखिक समीकरण युग्म देख लिया। अब अपन जैसे मान के चलो कि 8th क्लास में, अब यहाँ पर क्या था कि जैसे मान के चलो, मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो कि 3x - 2/3 बराबर 0, ठीक है। क्या है, 2/3 माइनस, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 3x, ये माइनस का 2/3 उधर जाके किस में बदलेगा, प्लस का 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा था, उधर जाके किस में बदल जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, और यहाँ पर ये भाग में चला जाएगा, तो फिर किस में चला जाएगा, ये 3 में। तो कहने का मतलब भाग में जाएगा। तो क्या उत्तर हुआ आपका, आपका उत्तर हुआ x बराबर 2/9। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरीके से क्या होता था, आपके समीकरण आते थे। अब यहाँ पर आप क्या x का मान निकाल सकते थे। कहने का मतलब आपको कोई भी दे दूँ, जैसे मैं 3a + 8 दे दूँ, तो आप मालूम कर सकते हो कि a का उत्तर क्या आएगा। या फिर SR, ठीक है, 5R - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या, माइनस का 2 उधर जाके किस में बदल जाएगा, प्लस में। और यहाँ पर ये r बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, 5। तो आप यहाँ पर r का मान निकाल सकते थे। यहाँ पर आप a का मान कैसे निकाल सकते थे, बराबर किया माइनस का 8 गया और ये इधर आ गया भाग में, तो a बराबर क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई भी एक चर वाले कुछ भी रेखिक समीकरण आते थे, तो आप उसका 8th में और 9th में आप उसका हल निकाल सकते थे। लेकिन यहीं पर मैं अगर इन समीकरणों को थोड़ा और बड़ा कर दूं, मतलब दूसरे तरीके से दे दूं, मैं आपको कह दूं कि सर 3x + 5y बराबर, चलो 7 दे देते हैं, 7। अब आपको यहाँ पर क्या समस्या आएगी, यहाँ पर ये समस्या आती है कि अब आप x का मान तो यहाँ निकाल सकते थे क्योंकि एक ही चर था, लेकिन यहाँ पर 2 चर है। कहने का मतलब x भी और y भी है। तो आप यानी कि 2 चर का मान निकालने के लिए हमें जो है 2 चर वाले 2 समीकरण चाहिए, यानी 2 युग्म वाले समीकरण चाहिए। तभी आप एक में x का ऐसे निकाल तो सकते हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं। जैसे आपने मान के चलो x बराबर 1 रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा, 1 रखा, तो कितना हुआ 3 + 5y बराबर, ये उधर जाएगा कितना, प्लस का माइनस हुआ तो कितना 4 हो गया। तो यहाँ पर 5y बराबर 4/5। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया उत्तर आपका, 4/5। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 रखो, तो 2 रखोगे तो क्या 3 दूनी 6, 6 उधर जाके माइनस का हो गया। तो 5y बराबर क्या हो गया 1। तो 5y इधर जाके चला जाएगा किसमें, बटा में। तो y बराबर कितना उत्तर आ गया 1/5। यहाँ पर आप 3 रख लो, तो अगर आप 3 रखोगे तो 3 × 9, ठीक है, 9 उधर गया माइनस का हो गया, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया उस तरफ, और 5y इधर जाएगा तो भाग। तो यहाँ पर क्या रखा, तो कहने का मतलब बहुत सारे मान आएंगे, बहुत सारे मान आएंगे जब हमें, लेकिन हमें अगर एक ही उत्तर मालूम करना हो, सटीक उत्तर मालूम करना हो, कि ऐसे तो रखते जाओगे तो आता जाएगा, बहुत सारे उत्तर आएंगे, लेकिन उनमें से, तो यहाँ पर जब हमें कहने का मतलब पूरा मान मालूम करना हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कम से कम 2 समीकरण युग्म चाहिए। उससे ही हम जो है
सही उत्तर मालूम कर पाएंगे कि x और y का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो समीकरण कैसे होंगे, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। वो समीकरण होंगे आपके, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होंगे, दिखेंगे कैसे, तो वो ऐसे होंगे लगभग। देखो 3x + 5y, इसको चाहो तो आप 8 ले लो बराबर 0। इस 8 को, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 3x + 5y बराबर माइनस का उधर जाके प्लस, ये भी सही है। ठीक है, इसको इधर लेकर आए तो क्या हुआ, इधर 0 आ गया, इधर ये माइनस का हो गया, बस सिंपल है। और दूसरा चर कैसे होगा, जैसे मान के चलो 7x + 10y - 12 ले लो बराबर 0। तो कहने का मतलब दो चर वाले समीकरण कैसे होंगे, वो लगभग ऐसे होंगे। और इसमें कौन से, देखो दोबारा से ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे और कॉपी में उतारते हुए जाओगे तो मैं दावे के साथ, ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको दोबारा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आपको दोबारा देखने का, पढ़ने का, समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ऑनलाइन पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसे कॉपी में उतारते भी जाइए। ठीक, अब यहाँ पर देखो ऐसे समीकरण हमारे इस पूरी प्रश्नावली में आएंगे, जिसमें ये क्या है, चर, ये क्या है, अचर। क्यों, क्योंकि ये 3 हमें मालूम है, x का मान सर हमें मालूम नहीं है, तो वो हो गया। यहाँ पर क्या है, y, तो ये क्या है, चर, और ये क्या है, अचर, क्या है, अचर। और यहाँ पर ये तो अचर है, हमें दिख ही रहा है कि भैया 8 है, माइनस का 8 है। और यहाँ पर क्या है, ये चर है और ये आपके अचर है, यहाँ पर ये चर है, ये अचर है और ये आपके अचर है। ठीक है, क्योंकि हमें ध्यान है कि ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 3 है, ये 5 है और ये माइनस का 8 है। तो हमें कहने का मतलब आज के बाद चर और अचर वाला कन्फ्यूज़न आपके मन से निकल जाना चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है, तो कहने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें ऐसे समीकरण मिलेंगे। अब इसको थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जब ऐसे समीकरण मिलेंगे तो पहली बात है, हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मतलब आपकी किताब में है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये आता है कि निम्न का मानक रूप बताइए। तो आपको मानक रूप में बताने के लिए यहाँ पर क्या माना गया, कैसे उसे दर्शाया गया, किसे दिखाया गया, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म ले लो क्योंकि दो की बात हो रही है। ठीक है, युग्म का मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप में क्या होता है, इसको हम लेते हैं ए, क्या ए, इसको हम जो दूसरा वाई के साथ होता है उसे लेते हैं बी और इसे लेते हैं सी। ठीक है, कैसे लेते हैं, और इसे भी लेते हैं ए, इसे भी लेते हैं बी और इसे भी लेते हैं सी। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि सब 3 का x का गुणांक बताइए, x किससे गुणा हो रहा है, तो x का गुणांक क्या है, 3। अगर आपसे पूछा जाए कि सर y का गुणांक क्या है, तो आप क्या करोगे, y किससे गुणा हो रहा है, 5 से, तो y का गुणांक क्या है, 5। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, 7, और यहाँ पर y का गुणांक है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात ये समझ में आ गई। अब इसको जब मानक रूप में लिखा जाता है, तो इसको मानक रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, देखो आपको बताऊं। इसको माना, जो x का जो गुणांक होता है उसे माना जाता है a1, क्या कहा जाता है उसे, a1। और जो y का गुणांक होता है उसे क्या कहा जाता है, b1, क्या कहते हैं, b1। और जो अचर पद होता है उसे कहा जाता है c1। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसको अगर आपने a1 माना है तो इस x को क्या मानेंगे, ये तो कन्फ्यूजन हो गया कि भैया इस यहाँ पर a का मान 3 आ रहा है, यहाँ पर y का मान आप, तो ये क्या है। तो यहाँ पर इसलिए क्या किया गया है, इसे अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया a2 और इसका नाम दिया गया है क्या, b2 और इसका नाम दिया गया है आपके c3, कहने का सॉरी c2। वो 3 वाला किस में आता है, जब 3 चर वाले रैखिक समीकरण आ जाते हैं ना, तब उसमें जो 11th और 12th की मैथ में आगे आपके आते हैं, वो
वो यहाँ तक आपके नहीं है। तो कहने का मतलब वहाँ पर 3 पद होते हैं और 3 आपके जो है रेखीय आपके समीकरण होते हैं, 3 पद वाले समीकरण। वहाँ पर A B C होता है, ठीक है, और जो D होता है वो अचर पद होता है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो अब कहने का मतलब 2 समीकरण हो, अगर हमें मालूम पड़े कि सर इसको पहचाने कि सर B2 का मान क्या है, तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए दूसरे समीकरण में जो B का गुणांक है वो क्या है, B2 है। तीसरा बोले C2 क्या है, तो हमें ध्यान है कि C2 जो है अचर पद है दूसरे समीकरण का, तो वो क्या है, 12 है। तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। अब इसका बात आती है मानक रूप। तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0, ठीक है। ये आपके हो गया मानक रूप समीकरण 1, ठीक है। इसको आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं अभी आपको मानक रूप क्या होता है समीकरण को वो बता रहा हूँ। और दूसरे समीकरण का मानक रूप होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये होता है आपके दूसरे समीकरण का मानक रूप। क्यों? क्योंकि हमें 2 समीकरण दिए हैं और इस दोनों यानी जो समीकरण हमें दिए हैं वो युग्म में दिए हैं, यानी जोड़े में दिए हैं। और हम यहाँ पर अगर x और y का अलग अलग निकालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको और ज़्यादा समझने के लिए नाम दिया गया है। A1 इसको कहा है, B1 इसको कहा है, C1 इसको कहा है, A2 इसको कहा है, B2 इसको कहा है, C2 इसको कहा है। तो यहाँ तक आपके मानक रूप वाली बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्या कि आखिर समीकरणों का मानक रूप जो होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर आपके ये मानक रूप होता है, ये समीकरण 1 का हो गया, ये आपके समीकरण 2 का हो गया। अब यहाँ पर अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मानक रूप हम सीख चुके हैं। अब जैसे कि मान के चलो, ठीक है, ये आपके क्या है, रेखिक समीकरण युग्म हो गए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इन समीकरणों को हल करने की कई विधियां हैं, मतलब कई तरीके हैं। जहाँ पर क्या है, एक तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, आप ये बता सकते हो, ठीक है। एक क्या है आपके कहने का मतलब, वैसे भी आप इन मानक रूप में डालकर, यानी इस मानक रूप में रख कर और सूत्र लगाकर आप ये मालूम कर सकते हो कि जो हमें समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों से बनने वाली जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी। तो एक तो आप क्या इन समीकरणों से ग्राफ में खींचकर आप रेखाएं बता सकते हैं। एक आप बिना ग्राफ की मदद से, बिना ग्राफ का काम लिए आप सीधा समीकरण सूत्र में रखकर ये मालूम कर सकते हो कि ये जो 2 हमें समीकरण दिए गए हैं, समीकरण युग्म दिए गए हैं, उनकी रेखाएं जो होगी कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या फिर आपके समांतर होगी, और उसके हल कितने प्रकार के होंगे, और जो हल होंगे वो संगत होंगे या असंगत होंगे। तो ये 3-4 चीज़ें और है इस प्रश्नावली में अपन आगे बढ़े उससे पहले समझने की। तो हम अपन अब अगले वीडियो में क्या सीखेंगे, रेखाओं का। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करती है रेखाएं, ठीक है, यानी समीकरणों से समीकरण युग्म, ठीक है, या 2 बहुवचन हो गए, समीकरणों से बनने वाली रेखाओं को जानेंगे, ठीक है। तो वो रेखाएं क्या है, बिना ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो वो कैसी रेखाएं, समीकरणों से बनने वाली रेखाएं, ठीक है, रेखाएं कर लेते हैं। उन समीकरण से जो कोई भी हमें समीकरण दिया जाएगा, उनकी आखिर रेखाएं कैसी होगी, कैसे मालूम पड़ेगा हमें। तो उसका देखो कुछ आपके नियम हैं, आपके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में मालूम करते हैं, ठीक है। तो क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, 9th क्लास में तो आपके युग्म आता नहीं था, एक ही था। तो आपको मालूम होता था कि जो रेखा बनती थी वो एक ही बनती थी ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ में जैसे बनती थी तो आपको मालूम पड़ता था एक ही रेखा बन रही। यहाँ पर क्या है कि रेखाएं 2 समीकरण दिए हैं तो 2 रेखा बनेगी, तो अलग अलग रेखा बनेगी। ऐसे भी बन सकती है, इसके ऊपर भी बन सकती है, या फिर इसके बराबर भी बन सकती है, जैसे ये कोई रेखा जा रही है इसके बराबर बन सकती है। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं तो 2 रेखाएं बनेगी। तो पहले आप ये देखिए, ये समझिए कि जब
पहले 9th में क्या होता था, ग्राफ में सिर्फ एक ही रेखा होती थी तो हमें मालूम, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास में आपके समीकरण 2 दिए जा रहे हैं, ये जोड़े के साथ दिए जा रहे हैं, तो उन समीकरणों से बनने वाली जो रेखाएं होगी वो भी कैसी बनेगी, 2 बनेगी। ग्राफी विधि से एक तो अपन मालूम करते हैं, और दूसरा एक तरीका कौन सा है, सूत्र लगा के, तो वो सूत्र भी आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको यहीं लिख देते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि सर प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, या फिर हम रेखाओं को देखकर कैसे मालूम करेंगे कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो कहने का मतलब सवाल इधर से भी आ सकता है, उधर से भी, इस तरीके से भी आ सकता है, निम्न में से प्रतिच्छेदी बताइए, या प्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं, या फिर समांतर रेखाएं की, या फिर निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसको आज अपन समझेंगे। रेखाएं 3 प्रकार की होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, आपके 10th क्लास में सिर्फ यहाँ तक है, और एक क्या है आपके समांतर रेखाएं। कितने प्रकार की होती है आपके, ये सिर्फ 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वो कहाँगे ब्लू वाला मार्कर। तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार की रेखाएं होती है, आपको ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि सर प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका क्या मतलब होता है, ये कैसी होती है, थोड़ा हमें फोटो से या चित्र से हमें थोड़ा सा बताइए। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में परस्पर काटती है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है, चाहे वो कहीं पर भी काटे, बीच में काटे, सेंटर कहीं से भी काटे, तो वो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे समझ में आएगी, ठीक है। अब बात आती है सर संपाती रेखाएं, कि आखिर संपाती रेखाएं ऐसे जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, संपाती मतलब पड़ी है या एक दूसरे से चिपकी है। इसको आप कैसे दिखती है, ये दिखने में कैसी होती है, ये ऐसे रेखाएं होती है, ये कैसी होती है, एक तो ये, और दूसरी इसके ऊपर पड़ी है, मतलब ये इस तरीके से पड़ी है। यानी अगर, ठीक है, अगर हम इन रेखाओं को नाम देना चाहें तो कैसे देंगे, कहने का मतलब ए बी, और ये हो गया सी और डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये डी। इधर क्या सी, ये डी ले लो, इसको ए दे दो और इसको बी दे दो। तो कहने का मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है उससे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है एक जगह पर। कहाँ पर, एक जगह पर कर रही है, एक ही बिंदु पर कर रही है। यहाँ पर वो किस बिंदु पर कर रही है, कौन सी जगह पर कर रही है, यहाँ पर वो कर रही है आपके इस बिंदु पर, यानी कि ये एक बिंदु है इस पर, यहाँ पर भी कितनी, एक बिंदु पर, यहाँ पर भी कितनी कर रही, एक बिंदु पर। लेकिन अगर यहाँ बात आए कि वो एक दूसरे को कितनी जगह या कितने बिंदु पर टच कर रही है, तो यहाँ तो देखो बहुत सारे बिंदुओं पर, मतलब यहाँ पर भी ये टच कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन बहुत सारे बिंदुओं पर टच कर रही है। तो जब बहुत सारे बिंदुओं पर टच करती है या एक से ज़्यादा बिंदुओं पर टच करती है तो उससे क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं करती है, और वो दिखने में कैसी लगती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहती है। अब बात आती है समांतर रेखाएं। तो सर हमें ये बताइए, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस दिखा सकते हो, ये हो गया, इसको आप चाहो नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है, इसको भी दे दो ए बी सी और डी। ये भी यहाँ पर कितने बिंदु है, यहाँ पर भी, ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। संपाती रेखाएं किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाले बहुत सारे बिंदु हो गए, तो ये बहुत सारे बिंदुओं पर आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हम समझ गए संपाती रेखाएं। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाएं। तो हमने समांतर रेखाएं 8th क्लास में भी पढ़ रहे थे, 7th में भी इसका चैप्टर है, और आगे 10th में तो है ही। तो समांतर मतलब जिन ऐसी 2 रेखाएं जिनके आपस का जो है अंतर है वो समान है, यानी दूरी का जो अंतर है
बीच की जितनी भी दूरी है वो समान है, मतलब वो ना तो घटती है और ना बढ़ती है। यानी जो रेखाएं हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी घट रही है और यहाँ से बढ़ रही है, यानी एकदम उनको कितना भी लंबा कर दो आप तो क्या होगा, उनकी जो दूरी है वो समान रहती है, यानी वो कभी भी एक दूसरे के बराबर पास में नहीं आती। तो ये कैसी होती है, ऐसी होती है समांतर रेखाएं। आप चाहो तो नाम दे दो ए बी सी और डी। इनकी जो बीच की दूरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा समान। जैसे यहाँ पर अगर 5 सेमी है तो यहाँ पर भी 5 सेमी होगा। अगर इसको हम और ज़्यादा लंबा कर दें तो भी इनके बीच की दूरी कितनी होगी, समान होगी, बराबर होगी। क्या होगी, इनकी दूरी बराबर होगी, इनकी दूरी बराबर। तो कहने का मतलब अगर समांतर रेखाओं को हम कितना भी लंबा कर दें, कितना भी आगे बढ़ा दें, तो उनकी दूरी में ना तो कम होती है दूरी, ना ही उनकी दूरी बढ़ती है, हमेशा समान रहती है, यानी समांतर यानी समान अंतर रहती है। तो यहाँ पर अब अपन हमने क्या सीखा, तो यहाँ पर अपन ने ये 2-3 चीज़ें सीख ली कि आखिर प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, संपाती रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम समांतर रेखाओं के बारे में भी सीख गए। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर मिलती है, जब इन दोनों का अंतर ही इतना ज़्यादा है तो नहीं मिलती। कहने का मतलब इनके बीच का कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब आप उल्टा सा इसको प्रतिच्छेदी मान लोगे। इसका इनके बीच ये आपस में एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, इनका जो मीटिंग पॉइंट मतलब मिलने का जो पॉइंट होता है वो नहीं रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग ही जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात वाली आती है, हमने क्या सीखा, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं सीख लिया, संपाती रेखाएं सीख लिया और उसके बाद में समांतर रेखाएं सीख लिया बिना ग्राफ के। अब हम समीकरण से ये मालूम करेंगे कि इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि और ज़्यादा शॉर्ट हो जाए आपके लिए। ठीक है, समझाने के लिए मैंने 2-3 तरीके ले लिए थे, बाकी एक तरीका बहुत है। अभी यहाँ पर आगे बात आती है कि आखिर सर इसको हम समीकरण से कैसे मालूम करेंगे। मतलब अगर हमें कोई 2 समीकरण दिया है, 2 चर वाले कोई भी हमें अगर रेखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उन समीकरण युग्म से रेखाएं कैसे बनेगी, उसके हल कैसे होंगे, कितने प्रकार के होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो मान के चलिए कि हमें कोई 2 समीकरण दिए हैं। ठीक है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए, अच्छी तरह से ध्यान से समझना। अगर आपने ध्यान से समझा, कॉपी में उतारा और अगर एक एक चीज़ को बारीकी से समझा तो दोबारा से आपको इस चैप्टर में घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रेखाओं के बारे में जानने की। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो कि हमें कोई भी 2 समीकरण दे दिए। ठीक है, अब हमें ये मालूम होना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, यानी ऐसे समीकरण जिसमें a1 बटा a2 हो बराबर b1 बटा b2। अगर ये दोनों बराबर अनुपात में नहीं है, यानी बराबर नहीं हो, क्या हो, बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरणों से बनने वाले ये जो सूत्र है, इस सूत्र में जब हम उन समीकरण का a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान और b2 का मान रखेंगे, अगर उनके बीच में अनुपात नहीं है, यानी समान अनुपात में दोनों नहीं है, तो कैसी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का चित्र जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं कोई समीकरण देता हूँ, मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं आपके, कैसा भी ले सकते हो आप। 3x + 5y + 8 ले लो बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर ले लो 5x + 6y ले लो, माइनस ले लो भले। ठीक है, माइनस ले भी सकते हो, वो बाद की बात है। ठीक है, इसको 10 ले लो बराबर 0। तो कहने का मतलब, अब देखो हमें मालूम है कि ये क्या है, a1 क्या है, ये आपके है a1, 3 क्या है a1, ये क्या है आपके b1, ये क्या है आपके c1 जो मैंने पहले, ये क्या है आपके a2, ये क्या है आपके b2, ये क्या है आपके c2। तो अगर सर यहाँ पर अगर हम a1 यानी ये a1 है, कौन सा 3, अगर 3 रखे, a2
5 है तो 3/5 रखें, और यहाँ पर B1 बराबर 5 रखें, और 6 है जो ये रखें B2 बराबर। तो अगर हम इनको अनुपात करेंगे, अगर वो नहीं आया तो कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। जैसे अपन रखते हैं, देखो तो क्या रखें, A1 बराबर क्या रखें हम 3 रखें बटा A2 बराबर क्या है 5। यहाँ पर बराबर B1 बराबर कितना रखें 5 रखें, और B2 बराबर कितना रखें आपके 6 रखें। तो यहाँ पर देखो 3/5 और 5/6, 3/5 क्या है आपके अभाज्य संख्या, तो ये आपस में कट नहीं रही, 3/5 ही आएगा, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 है जो ऊपर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है समान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं का चित्र जो बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये जो दो समीकरण है, दोनों समीकरणों से हमने मालूम कर लिया कि इन समीकरणों से जो है अगर हम इस सूत्र में रखें, अगर हम किस सूत्र में रखें, अगर हम इस सूत्र में रखें तो फिर हमें मालूम पड़ जाएगा, क्या मालूम पड़ जाएगा कि जो रेखाएं बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। अब अगर मान के चलो मैं कोई दूसरा सूत्र लेता हूँ या दूसरा समीकरण युग्म लेते हैं, ठीक है, दूसरा अगर अपन समीकरण युग्म लें तो मान के चलो 4x प्लस 6y प्लस 6 ले लो बराबर 0, और 6x प्लस 9y प्लस 9 यहाँ पर ले लो क्या 9 ले लो बराबर अगर 0। ठीक है, अगर सर हमें ऐसा समीकरण मिल जाए, अगर हमें ऐसा कुछ भी समीकरण मिल जाए, या इसकी जगह आप एक काम करो 12 ले लो, 12 ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्ठारह ले लो। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर सर हमें ऐसा कोई दूसरा समीकरण मिल जाए तो इन समीकरणों से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो रेखाएं बनेगी इन समीकरणों से वो प्रतिच्छेदी बनेगी या संपाती बनेगी या समांतर रेखाएं बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं जो है आपके अगर यानी कि इसी, अब पहले हमें ये क्या समझने वाली बात है, पहले ये बात है इन समीकरण में A1 कौन सा है, तो A1 क्या है, ये आपके A1 है, ये आपके A2 है, ये आपके B1 है, ये आपके B2 है, ये आपके C1 है, और ये आपके C2 है। तो फिर अब संपाती रेखाएं, जो संपाती रेखाएं होती है उनका सूत्र क्या होता है, तो देखो जो संपाती रेखाएं होती है उनका आपको बता दूं मैं, जो सूत्र है कैसा होगा, A1 बटा कम चलने लग गया, चलो उसको एक बार तो ले ही लेते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो कहने का मतलब अगर हमें कोई भी दो समीकरण दिए जाएं और उसमें अगर A1 का A2 का मान, B1 B2 का मान, C1 C2 का मान, इनका आपस में जो एवरेज जो काटने के बाद में जो औसत आएगा वो अगर बराबर आए, यहाँ तो क्या बराबर नहीं आ रहा, मतलब कट रहा है, ठीक है, काट दिया हमने, बराबर नहीं आया, अगर ये बराबर आए तो फिर कैसी रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। कैसी बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी, यानी कि जो बनने वाली रेखाएं हैं वो दिखने में कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, तो अगर, तो अब अपन समीकरण में इसको सूत्र में रख सकते हैं, तो कहने का मतलब सूत्र में अपन रख के देखते हैं, इसको थोड़ा सा अपन आगे ले लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ही करते हैं। ठीक है, तो A1 बराबर क्या है 4, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, A1 बराबर क्या है 4, B1 बराबर A2 बराबर क्या है 6 बराबर B1 बराबर क्या है 6। ठीक है, और B2 बराबर कितना है 9। ठीक है, बराबर C1 बराबर कितना है 12, और यहाँ पर C2 बराबर कितना है 18। अब इसको काट के देख सकते हैं अपन। ठीक है, 2 का भाग
2 बार गया, यहाँ पर 3 बार गया। यहाँ इसको अगर अपन काटें 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अगर इसको काटें किस में 6 से काटें, 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18। तो देखो A1/A2 क्या 2/3, 2/3, B1 बटा यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3। इसका मतलब जो हमने इस सूत्र में इनके A1/A2 के मान रखे तो हमें ये प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 के, B1/B2 बराबर है C1/C2 के। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि A1/A2 बराबर है C1/C2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों इनका जो अनुपात है वो बराबर आ गया। तो इसका मतलब ऐसे अगर बराबर आ जाए सूत्र पर रखने पर तो उससे बनने वाली जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के ऊपर रहती है, चिपकी रहती है, संपाती रहती है, ठीक है। और उसका नाम क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर अब अपन ने प्रतिच्छेदी सूत्र में रखकर इस सूत्र में हमने इनके मान रखे तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मालूम पड़ गया। इस सूत्र में हमने जब इनके मान रखे तो हमें संपाती मालूम पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं समांतर रेखाएं। तो हम समझ चुके हैं कि समांतर रेखाएं किससे कहते हैं? जिनका आपस में सदैव अंतर समान रहता है, कभी भी आपस में नहीं मिलती है, उनके बीच की दूरी हमेशा उतनी ही रहती है। अब अगर इसका सूत्र क्या है, यानी कि हमें अगर सवाल में अगर 2 समीकरण दे दिए जाएं और समीकरण से हमें यह मालूम करना पड़े कि सब इनसे जो है कैसी रेखाएं बनेगी और जो है वो हमें बताइए। तो उसका सूत्र क्या है आपके, मैं बता देता हूँ सूत्र उसका होगा। क्या होगा उसका सूत्र? उसका सूत्र होगा आपके A1/A2, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा क्या? C1/C2। अब अपन ले लेते हैं क्या उसको कुछ समीकरण से। जैसे मान के चलो कोई समीकरण हमें दे दिया, ठीक है, कोई हमें समीकरण, वैसे तो मैं पूरे आपके लिख के लिए उतार के लेके आया था, लेकिन क्या समीकरण तो कोई से भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। मान के चलो कोई हमारे पास समीकरण आ गया। कैसा समीकरण आया हमारे पास? मान के चलो 6x प्लस 8y माइनस कुछ भी ले लो 10 बराबर 0 और 18x प्लस इसकी जगह क्या ले लो, मैंने तो ले रखा है क्या 24, कोई बात नहीं 24 ले लो, 24y, इसका आप कुछ भी ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ तो बराबर चाहिए नहीं। यहाँ पर 10 ले लो और क्या है 0, ठीक है। मैंने क्या ले रखा, अच्छा 10 में तो कोई बात नहीं 1/1 होगा, 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें ऐसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिले सवाल में तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इन समीकरणों से जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? समांतर होगी, संपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी, और वो दिखने में कैसी होगी, और उनका सूत्र जो है वो क्या है? तो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है, सूत्र भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है। तो चारों आज आपके 12 क्वेश्चन, यानी 12 तरीके से 15 तरीके से हमने इसको सीख लिया। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखो, तो अगर हमें ध्यान है ये 2 सूत्र में क्या कि चर ये है, अचर ये, चर ये, अचर ये, और ये अचर पद हो गया, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, ये चर हो गया, ठीक है, सॉरी अचर हो गया, ठीक है, और ये सूत्र यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये A1x है, जो इसका कहाँ गया वो मैंने मिटा दिया, मानक रूप, ठीक है। ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो इसका जो मानक रूप कैसे हो गया? A1x प्लस B1y, ठीक है, माइनस या प्लस जो भी चिन्ह आ रहा है C1 बराबर 0। A2 यहाँ पर ये क्या है? A2x B2y और माइनस का 10 या जो भी आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब C2 हो गया बराबर 0। तो ये इसके क्या हो गए? मानक रूप हो गए। अब इसको अपन इस सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सूत्र में रखें तो इस सूत्र में A1 बराबर क्या? ये
तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर रहे। A1 क्या है ये, A2 क्या है ये, B1 क्या है ये, और B2 क्या है ये, और C1 क्या है ये, और C2 क्या है ये। ठीक है, अब अगर अपन इसको सूत्र में रखें तो कैसा होगा, A1 क्या है 6 बटा A2 क्या है 18 बराबर B1 कितना है 8 और ये कितना है 24 और C1 कितना है माइनस का 10। ठीक है, बराबर माइनस का 10 बटा C2 क्या है माइनस का 10। अब देखो सर हमने इसको काटा 6 एकम 6, 6 3 18 यानी 1/3 आ गया। सर इसको काटा 8 एकम 8, 8 3 24 ये भी 1/3 आ गया। लेकिन सर हमने यहाँ काटा, माइनस से माइनस कट गया, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ तो हमारे पास आया 1/1। ठीक है, चाहे यहाँ 1/2 भी आ सकता है, 1/3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 1/3 आ जाता जब तो ये वाली रेखाएं बनती संपाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ सर कि A1/A2 बराबर है B1/B2, 1/3/1/3। लेकिन सर C1, लेकिन इन दोनों के बराबर C1/C2 नहीं है। जब ये नहीं है तो इस सूरत में जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी, वो दोनों आपस में मिलेगी नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप ये चीज़ें भी सीख चुके हो। कैसे सीख चुके हो कि अगर हमें कोई भी समीकरण दिए जाए, ऐसे हमें कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दिए जाएं, तो उससे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उसकी रेखाएं कैसी बनेगी, सूत्र कौन सा है, और उसका सूत्र में रखने पर जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार हम ये तय करेंगे कि रेखाएं कैसी बनेगी और ऐसी दिखने वाली कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, संपाती होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर अपन ये तीनों चीज़ें इस चीज़ में समझ चुके हैं। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में लेकर चलते हैं अपन, और फिर यहाँ पर हाँ अब अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये चीज़ तो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि अगर एक चीज़ और समझा दूँ। ठीक है, देखो आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, जो कि एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है, जब एक बिंदु पर काटेगी तो हल कितने होंगे, एक ही बिंदु है, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक ही बिंदु है, तो कितने हल होंगे, एक। कितने हल होंगे, एक होंगे। कितने हल, एक होगा। अगर यही दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर पड़ी है या चिपकी है, एक दूसरे के अंदर समाहित है या मिली हुई है, तो फिर कैसे बनेंगे, बहुत सारे हल होंगे। कैसे, बहुत सारे हल, अनेक हल, कई हल, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, अगर वो दोनों रेखाएं अगर ऐसे हो यानी समांतर हो, दिखे नहीं, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी यानी समान रहे, ठीक है, तो उसमें कितने सारे हल होंगे, एक भी हल नहीं होगा। कितने होंगे, एक भी, क्योंकि हल तो तब निकलता है सर वो दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रहे। जब मिल ही नहीं रही रेखाएं तो हल कैसे होंगे। आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहे और कॉन्सेप्ट आपके बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब अब इसमें एक दो चीज़ और है, इसको मैं चाहूँ तो मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने समझ तो लिया तक, क्योंकि इससे और 2-3 बातें वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें इसी प्रश्नावली में और है, समीकरणों से हमने सीख लिया। अब यहाँ पर है कि कैसे हल होंगे, कितने हल होंगे, तो कहने का मतलब हल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हल, हाउ मैनी सॉल्यूशन, क्या लिख दूँ, हाँ हिंदी में लिखता हूँ। ठीक है, कितने हल, कितने हल, हाउ मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो, तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जिनके सूत्र यानी A1/A2 बटा B1/B2 समान नहीं हो, समांतर नहीं हो, उनका अनुपात समान नहीं हो, उनका अनुपात समान नहीं हो, तो कितने हल होंगे, एक हल। कितना हल होगा, एक हल। ठीक है, एक ही हल होगा। ठीक है, अगर संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हो, मिली हुई हो, एक दूसरे के अंदर समाहित हो, यानी एक दूसरे के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, तो कैसे उसके कितने हल होंगे,
कई हल क्या होंगे? कई हल, कई, अनेक, बहुत सारे, हल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या है, ये चीज़ भी अपनी क्लियर होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये एक दूसरे पर बहुत जगह मिल रहे हैं। जब बहुत जगह मिल रहे हैं तो बहुत सारे हल होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह मिला तो एक हल हुआ, यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहे तो सर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर समीकरणों को हमने सूत्र पर रखने पर हमने मालूम किया कि दोनों रेखाएं कैसी समांतर है। हमें ध्यान है सर कि समांतर रेखाएं जब एक दूसरे से मिल ही नहीं रही तो जब मिलती है तभी तो हल होते हैं, लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रही तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, यानी कोई भी हल नहीं होगा, उसका कोई उत्तर नहीं आएगा। और अगर देखा जाए कितने हल आएंगे तो आपको ऐसा बता दें कि इन रेखाओं से बनने वालों के हल कितने आएंगे, तो कितने? 0 अंडा, अंडे का फंडा। ठीक है, कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो ये कोई हल नहीं मतलब 0 हल। समझ गए? यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई, चीज़ समझ में आ गई। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, सूत्र से भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और है कि सर इनके जो हल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, यानी संगत होते हैं असंगत होते हैं। इसको मिटा देता हूँ। तो इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे? संगत होंगे या असंगत होंगे या कैसे होंगे? ठीक है, तो संगत असंगत। अब देखो इसमें एक चीज और है अपने बात समझने वाली। संगत असंगत में जो हल होंगे वो आपके कैसे होंगे? तो देखो जब एक हल है, एक हल है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर, एक हल है, एक जगह मिल रही इसलिए एक हल है, तो संगत होंगे। मतलब हमें जो हल है वो मिल गया। ठीक है, तो कैसे हो गया? संगत। ये समझ लो आप। ठीक है, संगत हो गया। उसके बाद में अगर संपाती रेखाएं एक दूसरे के मिले तो हमें ध्यान है कि उसके भी बहुत सारे हल होते हैं, कई हल निकलते हैं। एक्स का मान भी कई होते हैं, वाई के मान भी कई होते हैं। एक्स का मान रखते जाओ वाई का निकलता जाएगा। एक्स का मान 1 रखो वाई का दूसरा आ जाएगा। एक्स का मान 2 रखो वाई का तीसरा आ जाएगा। एक्स का मान 3 रखो वाई का अलग आ जाएगा। एक्स का मान 4 माइनस में रख लो, बटा में रख लो, 0 रख लो, कैसे भी रखोगे तो वाई का मान आता जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे हल होंगे और वो संगत होंगे, यानी कि अगर उसको समीकरण मान रखें तो वो जो समीकरण है वो सही बैठ जाता। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं? संगत। कितने? संगत। लेकिन अगर समांतर रेखाएं हो, कहने का मतलब समांतर रेखा, जब वो समांतर है ही नहीं, आपस में मिल ही नहीं रहे, कोई हल निकल ही नहीं रहा, तो उनके तो हल असंगत ही होंगे नेचुरली, हैं? तो उसके तो हल कैसे होंगे? असंगत ही होने हैं। तो यहाँ पर अब हमें मालूम पड़ गया कि समांतर रेखाएं अगर होगी तो उसमें कोई भी हल नहीं होता और उनके जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं? असंगत। असंगत। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपके क्लियर हो गई। समीकरण जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रखे हमने, अलग अलग रखे, मन से रखे, कोई किताब से नहीं लिया, मन से रखें। और फिर उसमें से हमने a1 a2 का मान निकाला, b1 बटा b2 का मान निकाला, c1 बटा c2 का मान निकाला और उसको इस सूत्र में रखा। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि जब उनका अनुपात नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी बनती है। अगर हमने अपने मन से कोई 2 समीकरण और लिए, उन समीकरणों से हमने ये इस सूत्र में रखा तो हमें a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 के जो अनुपात आए, काट पीट के जो भी अनुपात आए वो तीनों बराबर थे, यानी 2 बटा 3, 2 बटा 3, 2 बटा 3 आए। तो हमें जब ये तीनों बराबर हो तो हमें ध्यान है कि वो रेखाएं संपाती होती है, ऐसी दिखती है, उसका नाम संपाती होता है, उसमें बहुत सारे हल होते हैं और जो उनके हल होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत। कैसे होते? संगत। फिर हमने 2 समीकरण अपने मन से ओढ़ लिए, 2 समीकरण में से हमने a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकाल के हमने इस सूत्र में रखा। तो सूत्र में रखने पर हमें मालूम पड़ा
सूत्र में रखने के बाद काटा पीटी करी तो 1/3 आ गया। 1/3 यानी A1/A2 B1/B2 तो बराबर आ रहे थे, लेकिन सर C1/C2 बराबर नहीं आया। इस केस में ऐसा सूत्र बन रहा है, और ऐसा सूत्र बनने पर हमें मालूम है कि वो रेखाएं ऐसी होती है और उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। उसमें कोई भी हल नहीं होता क्योंकि वो आपस में मिलती नहीं है, और उनके जो हल होते हैं वो असंगत होते हैं, मतलब उनका कोई मेल जोल नहीं होता। असंगत उनका मतलब कोई भी शकल सूरत वगैरह अटरम सटरम कुछ नहीं मिल रहा, समझ गए? कोई किधर कहने का मतलब बिल्कुल असंगत, कोई एक दूसरे का मेल नहीं है, बेमेल, ठीक है, कोई भी। या तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर चारों चीज़ समझ ली। अब अपन क्या करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको एक बार जो है अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होगी, उनके जो मान आएंगे संगत होंगे। संपाती रेखाओं का सूत्र ये होता है, वो दिखने में ऐसी होती है, उसके बहुत सारे हल होते हैं और उनके मान संगत आते हैं। और जो समांतर रेखाएं होती है वो दिखने में ऐसी होती है, उनका सूत्र ये है और उनमें कोई हल नहीं होता, असंगत। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा चार्ट आप बना लीजिए, इसको आप जो है, ताकि जो है आपके क्या है कॉपी में इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको इस चार्ट को कॉपी में बना लीजिए। तो ये मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया है, ठीक है। और हाँ, कमेंट लाइक और शेयर आप करते रहिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमें भी कुछ। अब एक आखिरी अपन एक काम करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की जो 10वीं प्रश्नावली की जो 10वीं कक्षा की जो तीसरी प्रश्नावली, उसके अपन कुछ लेते हैं, क्या समीकरण लेते हैं, और उस समीकरणों से हम ये मालूम करेंगे कि आखिर कैसा निकल रहा है, कैसे, ठीक है। उससे अपन चारों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। हमें कोई भी समीकरण दे दिया तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं, 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 ये भी मालूम कर सकते हैं। एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है अपन से, ठीक है। तो वीडियो भी अपना ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है, तो मैं थोड़े से, ठीक है, शॉर्ट में आपके ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी लूँगा तो आप इसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। इसमें से क्या मिटाएं बताओ? इसमें से ये मिटा देते ना। बच्चों लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। गर्मियों की छुट्टियां हैं, आपको वही बच्चा आगे निकलता है जो गर्मियों की छुट्टियों का ज़्यादा फ़ायदा उठाए, यानी मौका। वो कहते हैं ना, मोदी जी क्या कहते हैं, आपदा में अवसर। तो ये अवसर ले रहे हो आप गर्मियों की छुट्टी में, आराम से घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम, वैसे ही स्टडी फ्रॉम होम। अब देखो, अब यहाँ पर हमें 2-3 सूत्र दिए किताब में, देखो क्या दिया है आपके पहली प्रश्नावली का। कौन सा है? 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। 2 4 वाले एक दूसरा क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, और तीसरा क्या है, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। तीसरा क्या है, ये पहला सवाल है, ये दूसरा, और ये दिस इज थर्ड। तीसरा क्या है, 6x - -3y + 10 = 0, और दूसरा क्या है, 2x - y + 9 = 0। तो हमने क्या कर लिया, तीनों ले लिए, ठीक है। अब देखो एक बार, तो यहाँ पर क्या है, A1 ये रहा, A2 ये रहा, B1/B2, C1 C2, यहाँ पे क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पे क्या है, A1 A2 B1, इसके साथ कोई बात नहीं, एक है, B2 C1 C2। अब देखते हैं, ठीक है, इसको सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर अपन अब ये मिटा लेते हैं। जब समीकरण नहीं मिटा दिए तो इनका कोई काम ही नहीं है। रखें, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र, ठीक है, A1/A2। तो यहाँ क्या है, 5 हटा दो, ठीक है, 7
बराबर माइनस का 4 बटा प्लस की संख्या लिखते नहीं लेकिन माइनस का लिखते हैं, ठीक है 6, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2, B1 बराबर क्या माइनस का 4 और B2 बराबर 6। तो यहाँ पर हमने देखा कट भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, तो ये दोनों तो आपस में मिल ही नहीं रहे, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, और दिखने में कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। और इसमें क्या बताया था मैंने, और इसमें इसके कितने हल होंगे, ठीक है। तो इसमें कितना, एक हल, और जो हल आएंगे वो कैसे आएंगे, संगत, कैसे, संगत हल। ठीक है। अब देखो, अब जब हमने दूसरा समीकरण लिया और इस सूत्र में रखा तो कैसा बन रहा है, देखो A1 कितना है 9 बटा A2 बराबर कितना है 18 बराबर 3 बटा 6 प्लस बराबर कैसा 12 बटा 24। तो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 लिया तो काटा हमने, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, ठीक है 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये तो क्या हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि ये तीनों बराबर आ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी बन रही है, संपाती रेखाएं बन रही है, एक दूसरे के ऊपर बन रही है, उसमें बहुत सारे हल आ रहे हैं, बहुत सारे जो है उत्तर आ रहे हैं, और उनके वो कैसे बन रहे हैं, संगत बन रहे हैं। कैसे हल हो रहे हैं, संगत हो रहे हैं, यानी कि जब हम x और y का मान रख रहे हैं तो जो समीकरण है वो सही बैठ रहा है, यानी संगत हो रहा है। x और y का दूसरा हल रखा तो भी संगत बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, तीसरा रखा तो भी संगत बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या देखा अपन ने, क्या सीखा कि कई हल, क्या कई हल, और कैसे हल है, संगत हल, ठीक है। अब अपन लेते हैं तीसरा समीकरण। तीसरे समीकरण को अपन, और आज तो बहुत लंबा बढ़ गया। तीसरा समीकरण क्या कह रहा है, इसमें रखिए तो 6/2 बराबर 3 बटा, यहाँ पर क्या है, किसी भी संख्या से गुणा नहीं है, तो ये क्या है आपके माइनस का, क्या है यहाँ माइनस का 3 और यहाँ पर क्या माइनस का 1, और बराबर 10/9 प्लस का है। तो यहाँ तो देखो ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे और ये तो बराबर आ ही नहीं रहा, तो क्या 1/3, चलो ठीक है, ये तो देख लेते हैं। देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 3/1 आ रहा है, यहाँ पे भी 3/1, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, ठीक है, अनुपात समान है, लेकिन C1/C2 का अनुपात समान नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ गया कि जो इस S समीकरण से बनने, जब हम इन समीकरण के मान जो A1 जो थे उसको इस सूत्र में रखा तो हमें यह अनुपातिक प्राप्त हुआ, और इस अनुपात का मतलब होता है कि समांतर रेखाएं होगी और उनके आपस में कोई हल नहीं होगा, और जो हल होंगे वो असंगत होंगे। कैसे होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, कई हल होंगे, यहाँ पर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और क्या होंगे, असंगत हल। तो कहने का मतलब बच्चों, आज अपन ने इस प्रश्नावली के सूत्र भी ले लिए, सवाल भी ले लिए, समझ भी लिया, चारों पांचों चीज़ को समझ लिया। इन सभी चीज़ों को मिला के पूरी प्रश्नावली, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, सवाल लेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, आसान समझ में आ जाएगी। आज का जो मैंने बनाया आपके लिए बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि ये इस पूरी प्रश्नावली का जड़ है, बेसिक चीज़ है। वो चीज़ आप आगे बढ़ो, सवालों की तरफ जाओ, उससे पहले आपके समझ में आने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, वो सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो सूत्र अपने सामने रखिए, सवाल करते जाइए, सूत्र को देखते जाइए और करते जाइए, अपने आप वो सवाल जो सूत्र है वो हल होते जाएंगे, समझ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ये देखो कि सर मुझे पूरे सूत्र याद होंगे तभी मैं करने बैठूंगा, नहीं। अभी आप आज एक काम कीजिए कि सिर्फ आप इसकी शक्ल सूरत देखकर पहचानिए कि प्रतिच्छेदी कैसी, संपाती कैसी, रेखाएं कैसी। ये बात की बात है, ये बात की बात है। तो ऐसी जानकारी, ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आसान भाषा में हम मेहनत करके आपके सामने लेकर आते हैं। क्योंकि देखो, समझाने के, सिखाने के कई तरीके होते हैं, कोई कैसे सिखाता है, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। तो मैं यही कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए और भी ज़्यादा आसान भाषा में हो, आसान तरीके से हो, आसान फॉर्मूले से हो, आसान कॉन्सेप्ट से हो। कहने का मतलब चारों पांचों तरफ से मैं छान के जो सबसे बेस्ट होता है वो आपके लिए लेकर आता हूँ, उस पर अपनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाइए। आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ना मेरे पास स्पेस है ना कुछ, एवरीथिंग आई डोंट हैव, ठीक है। तो जो भी कहने का मतलब,
ऐसे वीडियो पर आगे मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ विष्णु गुरुजी क्लासेज में।